इन दिस सेकेंड पार्ट आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि आगे हम लोग पढ़े थे इसके कितने ये प्रोटोप्लास्ट के कंपोनेंट क्या होते हैं, और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अभी जैसे ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन अब क्या है, ठीक ना। उसके अभी इसके पहले वाले में सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, लिपिड बाई लेयर का है और आउटर मस्ट लेयर होते हैं और इन्वेलप, ये मतलब पूरे सेल को एक इन्वेलप देते हैं, मतलब पूरा प्रोटेक्शन के लिए। और बाकी अब इसमें है इसका फंक्शन क्या है, एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, अभी तो उसको बस पार्ट पढ़े थे। अब इसमें देखेंगे पहला काम है प्रोटेक्टिव, फिर दूसरा है डाइजेस्टिव, फिर सेलेक्टिव ये परमेबिलिटी, और उसके बाद इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है। तब पहला इसमें फंक्शन ऑफ ये सेल मेम्ब्रेन में पहला देखेंगे प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का मतलब है कि सेल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक ना। वो सेल मेम्ब्रेन ही प्रोटेक्ट करता है, तो इसका प्रोटेक्टिव वाला पार्ट है पहला कि फॉर्म द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। ये क्या कहते हैं, ये आगे हम लोग डिस्कस भी किए थे और देखे भी थे फिगर में कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल्स का वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सेल को एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या होता है, एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होते हैं, मतलब बाहरी किनारा होते हैं ना सेल्स के, तो इस चलते वो प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। दूसरा इसका है डाइजेस्टिव के लिए, जैसे कि टेक इन फूड एंड एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट। डाइजेस्टिव के इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी जो न्यूट्रिएंट या फूड्स वगैरह होंगे वो अपने आप को इंजेस्ट करेंगे और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो आउट ऑफ द सेल एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ठीक ना। और आगे इसमें अगला पार्ट है सेलेक्टिव परमेबिलिटी। इसमें भी देखा जाए सेलेक्टिव परमेबिलिटी में दो पार्ट्स आते हैं, एक पोलर होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं। तो पहला हम लोग पार्ट डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे गैसेस हो जाएंगे, जैसे कि ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और कुछ लिपिड होंगे, स्टेरॉइड होंगे, हार्मोन्स होंगे, अल्कोहल होंगे, जो क्या करते हैं डिसॉल्व होते हैं किसी भी नॉन पोलर रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन में, और वो मूव करेंगे रैपिडली, मतलब वो मूवमेंट अपना देंगे पूरे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के, ठीक ना। अगला आता है फिर पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में कौन कौन से आ जाएंगे, वाटर जो रहता है क्या, H2O जो सॉल्युबल आयंस होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, यूरिया, और ये इसके पास क्या होता है मच लोअर सोलिबिलिटी होता है। इस चलते ये क्या करते हैं, देयरफॉर ये पेनिट्रेट कर देंगे मेम्ब्रेन मोर स्लोली, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट कर देंगे, मतलब उसके अंदर ये वो पेनिट्रेट अंदर की तरफ जाएंगे और वो धीरे धीरे वो करके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ये जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज, ये सब ज्यादा लोअर होते हैं इसकी सोलिबिलिटी, इसकी वजह से वो सेल में पेनिट्रेट करेंगे, ठीक ना। अगला पार्ट में आता है इसको केमिकल और इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकली कैसा, फिजिकली देख, इसमें आगे देखा गया कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्री पैसेज ऑफ आयन इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड द प्रॉपर्टी हेल्प इन मेंटेनिंग द कंपोनेंट इन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए कि जो मेम्ब्रेन जो रहता है क्या करता है, इसमें फ्री पैसेज होता है, मतलब आयंस का अंदर आना और बाहर जाना, और इस प्रॉपर्टी को हेल्प मतलब ये जब अंदर सेल आयंस आते हैं और बाहर जाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेंटेन होती है, कंपोनेंट का विद इन द सेल, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और इसी मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल के अंदर भी फ्लूइड मेंटेन रहती है और आउटसाइड ऑफ द सेल भी उसका फ्लूइड मेंटेन रहती है। तो ये इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अब अगला पार्ट देखते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि ये पूरे सेल्स हैं, सेल के अंदर जो ये न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन के पार्ट के बीच में जो ये जो फ्लूइड रहता है, कैसे जेली लाइक फ्लूइड होते हैं जो साइटोप्लाज्म होते हैं। अब उस साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर ऑर्गेनेल्स क्या क्या है, अब ये डिस्कस करेंगे हम लोग। अब इसमें देखते हैं साइटोप्लाज्म, ये क्या है, साइटोप्लाज्म थिक जेल लाइक ए सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड दैट इज फाउंड इन द बोथ द प्लांट और एनिमल सेल। जैसे कि इसमें बताया गया कि जो साइटोप्लाज्म होता क्या है, साइटोप्लाज्म एक थिक होता है, इतना ही थिन, ये थिक होते हैं, थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब जैसे अगर ट्रांसपेरेंट कहें तो ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे हम लोग आर पार तुरंत देख सकते हैं, सेमी में हल्का हेजीनेस आएगा, मतलब पूरी अच्छी तरह से नहीं दिखेगा लेकिन हाँ बहुत हल्का सा दिखेगा। तो ये साइटोप्लाज्म ये कैसे होते हैं, साइटोप्लाज्म ये थिक होते हैं, जेल लाइक होते हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, फ्लूइड जो कहाँ मिलता है हम लोग को, दोनों प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में हम लोग ये साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। अब इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो साइटोप्लाज्म के होते हैं, ठीक ना, जैसे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन वगैरह इसका हो गया। फिर ये बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द कंटेन मेनी, और ये क्या करते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं और उसके अंदर क्या कई ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट है, जैसे इसमें देख सकते हैं हम लोग, ये राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन गोल्गी अपैरेटस हो गया, वैक्यूल्स हो गया, ये सब क्या साइटोप्लाज्म के अंदर में, तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें अंदर क्या क्या होता है, ठीक ना। अगला है साइटोसोल। बोला कि द साइटोसोल द एक्वस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म आउटसाइड ऑल ऑफ द ऑर्गेनेल्स आल्सो कंटेन इट्स ओन
डिसेंटिक प्रोटीन। बोला जो साइटोसॉल क्या होता है, एक एक्वस पार्ट होता है, मतलब वाटर लाइक पार्ट्स होंगे, एक्वस होंगे, जो कहाँ साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, आउटसाइड ऑफ ऑल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल के बाहरी पार्ट में देखा जाए ये साइटोसॉल पाया जाए, जो कंटेन करते हैं क्या, इसके कुछ डिस्टिंक्टिव प्रोटीन ये कंटेन करते हैं, ठीक ना। अगला पॉइंट है इट अकाउंट फॉर द ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। अगर पूरे सेल का वॉल्यूम देखा जाए तो उसमें टोटल 70% जो रहता है क्या, साइटोसॉल ही रहता है, जो साइटोप्लाज्म का पार्ट है, ठीक ना। तो उसमें 70% जो है टोटल सेल वॉल्यूम के यही साइटोसॉल ही प्रेजेंट होंगे। फिर आगे की जिलेटिनस सब्सटेंस कंसिस्टिंग मेनी ऑफ द साइटोस्केलेटन फिलामेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सॉल्ट एंड वाटर। बोला कि जो जिलेटिनस सब्सटेंस होता है वो भी कुछ कंस्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि मेनी ऑफ द साइटोस्केलेटन फिलामेंट इसमें रहेंगे, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहेंगे जैसे कि सॉल्ट भी रहेंगे कुछ, और वाटर भी रहेंगे इसके जिलेटिनस सब्सटेंस में, साइटोप्लाज्म। फिर केमिकली देखा जाए तो केमिकली द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ मेनी केमिकल्स एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ द एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल। बोला अगर केमिकली देखा जाए साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को, तो ये कंपोज किसके रहता है, बहुत सारे केमिकल एलिमेंट के, इन द फॉर्म ऑफ कैसा, एटम्स के रूप में, आयंस के रूप में और मॉलिक्यूल्स के रूप में, ठीक ना। अब इसका ऑर्गेनेल्स देख लेते हैं। फॉलोइंग ऑफ द ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कुछ ऑर्गेनेल जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, पेरेक्सोसोम और वैक्यूल्स वगैरह, इसमें क्या जो ऑर्गेनेल्स के प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑर्गेनेल बाउंड बाय ए लिपिड मेम्ब्रेन एंड इट हैज ए स्पेसिफिक, मतलब जो प्रत्येक जो ऑर्गेनेल्स हैं ये किसके द्वारा बाउंडेड है, मतलब पूरे घिरे हुए किसके, लिपिड मेम्ब्रेन को, और इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, ठीक ना। अब आगे आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर देखा जाए जो ये जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है। अब इसके लेंथ के बारे में देखा जाए तो लेंथ कितने होंगे, 5 से 12 माइक्रोन मीटर होंगे, और इसका डायमीटर 0.51 माइक्रोन मीटर होते हैं, ठीक ना। और ये कैसा होता है, फिलामेंटस या ग्लोबुलर इन शेप होते हैं। ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर, ये इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी और इसमें मैट्रिक्स जो है पूरा फिल हुआ है, ठीक ना। तो इसके लेंथ डायमीटर हो गया और इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट या तो ग्लोबुलर इन शेप वो होते हैं, ठीक ना। अब आगे बढ़ेंगे इसका कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके कंपोनेंट कौन कौन है, जैसे इसमें कंपोनेंट हम लोग देखे थे, आउटर मेम्ब्रेन होंगे, इनर मेम्ब्रेन होंगे, और कुछ इंटरमीडिएट स्पेस होगा जो बिटवीन द आउटर और इनर मेम्ब्रेन में, फिर क्रिस्टी होगा और मैट्रिक्स होगा। इसमें हम लोग ये जिसका कंपोनेंट हम लोग इस फिगर में देख सकते, देखिए इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, आउटर मेम्ब्रेन इसका आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये क्रिस्टी जो फोल्डिंग वगैरह दिख रहा है, और मैट्रिक्स का ये क्रिस्टी के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो हम लोग का मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें देखा जाए तो ये इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन द आउटर और इनर मेम्ब्रेन, जो स्पेस किसके किसके बीच में, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है तो वो इंटरमीडिएट स्पेस हो गया इसके लिए। क्रिस्टी है क्या, इन फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, अंदर मेम्ब्रेन के देखेंगे ये जो फोल्डिंग ऐसे ऐसे की तरह है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। और आगे जो मैट्रिक्स है द स्पेस इनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स जो इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसका आउटर मोस्ट, फिर आगे है कि द मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड, और जो मेम्ब्रेन किसके किसके बने रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बने रहते हैं। अब इसका देखा जाए आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, बोल रहा है कि जो आउटर मोस्ट है इट कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड पोरिन। अगर आउटर मेम्ब्रेन ये माइटोकॉन्ड्रिया का देखा जाए तो ये कंटेन करते हैं क्या, लार्ज नंबर ऑफ इंटीग्रल ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको हम लोग पोरिन कहते हैं। पोरिन का काम क्या है, द पोरिन फॉर्म द चैनल दैट अलाउ द मॉलिक्यूल 5000 डाल्टन और लेस देन टू पास। ये पोरिन से ये एक चैनल बना लेते हैं ताकि जो भी 5, जैसे कि एग्जांपल में इसमें देखा ये मॉलिक्यूल को कितना 5000 डाल्टन को अलाउ करते हैं पास करने के लिए, एक चैनल रूप में बना के अलाउ करते हैं ताकि ये पास हो जाए उसमें, ठीक ना। स्टड विद एंजाइम कंसर्ट विद द बायोलॉजिकल, और इसमें कुछ एंजाइम्स वगैरह भी स्टड रहते हैं जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के लिए वो होते हैं। अब इसमें भी देखा जाए कि इंटीरियर मैट्रिक्स होता है ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया का, ये जो इंटीरियर होता है वो कंटेन करते हैं क्या, कुछ एंजाइम वगैरह, ठीक ना, जो ऑक्सीडेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। फिर इसमें देखा जाए एक अलग पार्ट है मेजर मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व, जो मेजर इसका मेटाबॉलिक पाथ वो क्या क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, लिपिड का होगा और एमिनो एसिड का, एंड द पार्ट ऑफ स्पेशल बायोसिंथेसिस पाथवे इन्वॉल्व इन यूरिया और हेम सिंथेसिस के लिए ये यूज होगा। अब इसके इनर मेम्ब्रेन में देखा जाए तो ये कंटेन करते हैं क्या, एटीपीएस एंड अदर एंजाइम कंसर्न्ड विद सिंथेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी।
ठीक ना। ये क्या करते हैं, ये अगर इसके इनर मेम्ब्रेन में देखा जाती है कुछ एटीपीएस और कुछ अदर एंजाइम कंसर्न जो सिंथेसिस करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ एटीपी का, उसके लिए भी यूज होता है। फिर कंटेन करते हैं कुछ एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के लिए भी कुछ एंजाइम ये रखते हैं, ठीक ना। फिर आगे है कि द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस मैकेनिज्म इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी। बोल रहा है कि इसका जो अल्टीमेट पर्पस देखा जाए तो ये क्या होगा, इन मैकेनिज्म में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और सिंथेसिस किसका होगा, एटीपी का। फिर आगे है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज सम प्रोटीन सिंथेसिस बाय द माइटोकॉन्ड्रियल। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, वो किसके द्वारा होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के द्वारा होगा। अब इसमें आ जाते हैं इसके अगले पार्ट में, इसका फंक्शन के बारे में, ठीक ना। ये अब इसका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखा जाए तो पहला है कि पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ द सेल, जैसे आगे भी हम लोग डिस्कस किए थे इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या कहते हैं, सेल में पावर जनरेशन के लिए यूज होते हैं। फिर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम आयन विद इन द वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल। और ये क्या करते हैं, इसका एक और इंपॉर्टेंस होता है, ये मेंटेन करते हैं जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन होता है, ये कैल्शियम का कंसंट्रेशन आयन जो होते हैं वो वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल में उसमें भी हेल्प करते हैं। फिर आगे है कि एनर्जी ट्रांजैक्शन थ्रू रेस्पिरेशन के समय भी ये हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोजेनेसिस के लिए भी ये हेल्प करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। तो ये इसका अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना।